तो यूनिट 2 भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कौन सा एक्ट चलता है? इंडिया में 1872। एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में किस चीज का फर्क है? लिसनिंग। बोलो। ठीक है। अच्छा मुझे ये लाइन बताना, मैं कौन से में करेक्ट हूँ कौन से में इनकरेक्ट हूँ। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस के अंदर हस्बैंड वाइफ जो कपल थे वो कौन सी कंट्री में घूमने आए हुए थे? ठीक है। और हस्बैंड को वापस कहाँ पे जाना था, कौन से देश में? सिलोन। ठीक है, सिलोन लिखना, श्रीलंका मत लिखना। ठीक है, पुराने नाम से इसको करा हुआ है तो पुराने नाम ही चलने देना। कितना अमाउंट उसने प्रॉमिस किया था? 30 पाउंड। ठीक है। ये एक एग्रीमेंट था या ये एक कॉन्ट्रैक्ट था? ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एग्रीमेंट। ठीक है। ऑफरर, ऑफरी, इन दोनों का डिफरेंस पता है? दोनों का डिफरेंस पता है? ठीक है। अगर आप ऑनलाइन साइट पे जाके यस आई अग्री ओके क्लिक करते हो, उसे क्या बोलते हैं लीगल टर्म में? एक्सेप्टेंस बोलते हैं। ठीक है। नाउ एन ऑफर लैप्सेस बाय रेवोकेशन और विड्रॉल। ठीक है, वन मार्कर में याद रखना कि ऑफर जो है लैप्स हो सकती है, खत्म हो सकती है बाय रेवोकेशन, की खत्म कर दिया आपने आइटम कोई, या आपने विड्रॉ कर लिया। आप जो है एनी ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस और आफ्टर द एक्सेप्टेंस। बिफोर, बिफोर द एक्सेप्टेंस। ठीक है। जब आप जनरल ऑफर कर रहे हो, जनरल ऑफर पब्लिक एट लार्ज, उस केस के अंदर का कम्युनिकेशन वापस मिलना कंपलसरी होता है कि नहीं, ऑफरी का? ठीक है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये आपको 100% केस आएगा, इसको अच्छे से करना है। इसमें कंपनी का नाम क्या है, कार्लिल या कार्बोलिक? कार्बोलिक। कौन सी दवाई बनाई थी इन्होंने, दवाई का क्या नाम था? इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए थी। कौन से बैंक के अंदर उन्होंने पैसे डलवाए थे? अलायंस बैंक के अंदर। ठीक है। मिसेस कार्लिल ने गोली ली बट उनको फिर से इन्फ्लुएंजा हो गया, इसके लिए उन्होंने कंपनी के ऊपर केस कर दिया। कंपनी ने सबसे पहले क्या रीजन दिया था अपने डिफेंस? देयर वाज नो इंटेंशन टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने क्या लाइन बोली थी? ठीक है, ये ऑफर के लिए नहीं थी, ये तो एट लार्ज बोली गई थी। आप ऑफर एट लार्ज कैसे कर सकते हो? और तीसरी चीज, कम्युनिकेशन मिसेस कार्लिल को लेके उन्होंने क्या बोली थी? ठीक है। तो कोर्ट ने इसके बदले क्या बोला था कि सबसे पहले इंटेंशन को लेके कि वो ऑफर कर ही नहीं रहे थे, उनको लीगल उसमें आना नहीं था, बट उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये प्रूव होता है कि हाँ वो लीगल उसमें आने के लिए तैयार थे, लीगल रिलेशन में? पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। और जब पब्लिक एट लार्ज ऑफर किया जाता है तो कम्युनिकेशन वापस मिलना जरूरी है कि नहीं है? कंसिडरेशन होता है कि किसी काम को करने या ना करने के बदले आपको जो मिले, जनरली कैश में ये होता है। क्या आप विदाउट कंसिडरेशन भी किसी केस में काम कर सकते हो? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ लव आप जो है
कर सकते हो, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट बी एडिक्वेट, करेक्ट और इनकरेक्ट? ठीक है। कंसिडरेशन आपकी जो है एडिक्वेट होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है 10 लाख की चीज आप 1 लाख में बेच दो, चलेगा। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबकी हो सकती है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस जो था, इसके अंदर ये केस मैं दोबारा से आपको एक बार करवा देती हूँ। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव के अंदर क्या होता है कि एक बंदा होता है, दुर्गा प्रसाद हम मान लेते हैं, उसके पास डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आता है, कहता है तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी रखी है, एक काम कर, इस प्रॉपर्टी पे तो दुकानें डाल दे और उन दुकानों को किराए पे चढ़ा दे। कलेक्टर की बात मानते हुए मिस्टर दुर्गा प्रसाद ने बहुत सारी दुकानें बना दी और उसको किराए पे चढ़ा दिया। तो उसने मिस्टर बलदेव को एक दुकान किराए पे दी एंड उसने दुर्गा प्रसाद ने बोला कि मैं तेरे से किराया तो लूंगा ही लूंगा, साथ में क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हुआ यहाँ पे दुकानें बनाने में, उसके बदले तू जितने भी सेल करेगा उस सेल का 5% मेरा हिस्सा हो गया। ठीक है, तो बलदेव ने उस वक्त तो हाँ कर दिया, पर बाद में बलदेव ने उसको कोई कमीशन नहीं थी, सिर्फ किराया किराया अपनी दुकान का दिया। बाद में दुर्गा प्रसाद बलदेव को कोर्ट में ले गया। अब कोर्ट जो है वो दुर्गा प्रसाद की साइड लेगा या बलदेव की साइड लेगा? कोर्ट किसकी साइड? क्यों? ठीक है, ये पेपर में याद रखिएगा, यहाँ तक हमने किया था। फिर हमने कैपेसिटी किया था। कैपेसिटी के अंदर हमने माइनर वाला एज ग्रुप देख लिया था कि 18 साल से नीचे का नहीं होना चाहिए, पर अगर आप 18 साल से छोटे हो और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आपका फायदा हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ठीक है। पागल, ल्यूनेटिक्स, ड्रंकर्ड, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी होता है जिसके साथ आप वॉर पे हो, जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, जिसके साथ थोड़ा सा आपका टफ रिलेशन चल रहा है जिस कंट्री के बंदे के साथ, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सॉवरन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि डिप्लोमैट्स के लिए रूल्स पूरी कंट्रीज अलग बना के चलती हैं, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकला हो। कॉन्विक्ट, जो बंदा जेल में जितने टाइम का समय जेल में निकाल रहा है, उस जेल के समय के टाइम पीरियड में आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाहर आने के बाद करो। कॉर्पोरेशन, एमएनसीज के अपने कुछ रूल्स होते हैं जिसके रहते हुए उनकी पावर लिमिटेड हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, एंड बैरिस्टर्स के साथ नहीं कर सकते, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बस याद कर लेना। पेपर में आपको ये आ जाएगा कि एक इंसॉल्वेंट बंदा था, बैरिस्टर था, एंड उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलोगे नहीं होगा। अब हम आते हैं कंसेंट, यहाँ से हमने शुरू करना है। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने का। ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं कि हाँ जी आप लोगों ने मेरे साथ ट्यूशन पढ़ना है, अगर ट्यूशन नहीं पढ़ा तो मैं किडनैप करवा दूंगी, मेरे से डर के आप लोगों ने हाँ कर दी, तो क्या ये फ्री कंसेंट होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये दिल्ली वाली लड़की उठवा देगी कहीं से भी, इस डर के साथ हाँ कर दोगे तो ये फ्री कंसेंट नहीं होगी। कंसेंट आपका एक फ्री होना चाहिए। कोअर्जन, कोअर्जन होता है कोई डर, कोई धमकी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि कोई आपसे ऊंचे पद पे है, आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके यार दोस्त, वो अपना फायदा चला रहे हैं या अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं और आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, और उनके अंडर दबते हुए आप हाँ कह रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन, झूठ बोल के, जैसे एक्स कहता है कि इसको परफ्यूम लगाओ अगर लड़कियां गिरती हुई आएंगी आपके ऊपर, ये सब नहीं होना चाहिए। फ्रॉड नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपकी हाँ बिल्कुल फ्री उससे होनी चाहिए, किसी भी तरीके का झूठ, धोखा, दबाव, धमकी, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। समझ आया? इट इज वॉइडेबल, इट इज वॉइडेबल, इट इज वॉइडेबल। वॉइडेबल होता है कि ये आप मना कर सकते हो। ठीक है, तो एक लड़का था, उसने केस डाला था फेयर एंड लवली के ऊपर कि मैंने तुम्हारी एड देख के 20 साल फेयर एंड लवली लगाई गोरा होने के लिए, एक लड़की सेट नहीं हुई। ठीक है, या मैंने एक्स का परफ्यूम लगाया, कोई लड़की सेट नहीं हुई ना, मैं गोरा हुआ, तो उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर और वो पैसे जीता है। उसके हिसाब से फिर एड मॉडिफाई हुई। जैसे वो आती है रेड बुल, इट गिव्स यू विंग्स, सुना ही होगा, उन्होंने उसकी स्पेलिंग चेंज कर दी।
क्योंकि पहले हुआ था इट गिव्स यू विंग्स, तो लोग कहते हैं हमारे तो पंख नहीं आए उड़ पीने के बाद, हम तो नहीं उड़ रहे, तो फिर उन्होंने विंग्स की स्पेलिंग चेंज करी। तो ये केस हुए हैं बकायदा, उसके बाद उन्होंने ये चेंज करी है कि आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो हमसे कोई चीज सेल करने के लिए। ठीक है, कई बार आजकल मार्केट में गाड़ियां बेची जाती है, इतने की एवरेज देती है जी। ठीक है, तो अगर वो गाड़ी क्लेम कर रही है गाड़ी के लिए कंपनी की 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, और वो गाड़ी अगर 18 का दे रही है एवरेज की, 1 लीटर पेट्रोल भराने के बाद तो केवल 18 किलोमीटर ही चल रही है, तो अब इस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, आप गाड़ी वापस दे सकते हो ये कह के कि आपने जितना क्लेम किया था ये वो नहीं कर रही है। सो वी आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड। ठीक है, लोग जनरली करते नहीं है पर कर सकते हैं, वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इलस्ट्रेशन दी है कि ए जो है बी को कहता है अगर तूने अपना घर मुझे नहीं बेचा तो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे घर वालों को भी, और बी ने डर के मारे साइन कर दिया, तो बी की कंसेंट फ्री नहीं है। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर है नंदनी? नो, नहीं क्लियर? ठीक है, अनलॉफुल अग्रीमेंट पे आते हैं। 4 तरीके के एग्रीमेंट अनलॉफुल होते हैं: इलीगल, इमोरल, अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड वेजर। ठीक है, इलीगल तो गैर कानूनी हो गया। ठीक है, इसको कौन पढ़ेगा? सबसे पहले मैं देखती हूँ किसका आ रहा है फेस। रुक जाओ। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इलीगल का आपको जो है वो दिया है, एग्जाम्पल दिया, और अगला एग्जाम्पल इन्होंने अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी का दिया हुआ है। तो इलीगल का इन्होंने ये बोला हुआ है कि जो भी गैर कानूनी चीज हो, जैसे पहली गैर कानूनी चीज से इन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है कि अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम दोनों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाएंगे कि हमारे पास पैसा जमा करवाइए, हम आपकी सिंगापुर में नौकरी लगवाएंगे, और लोग जो है बेवकूफ बन के बेचारे पैसे भरते जा रहे हैं और चीटिंग उनके साथ होती है, तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, अनलॉफुल होते हैं। वहीं पे दूसरा, ऐसा कोई आप जो है काम कर रहे हो जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, असामाजिक तौर पे गलत है, जैसे कि एक छोटी बच्ची की शादी करवाना जबरदस्ती किसी बूढ़े इंसान से, एक नाबालिग बच्ची की, तो ये जो है वो बी को कहता है कि मैं तेरे को 1000 रुपए एज अ पेनल्टी दूंगा। A agrees to give 1000 to B as penalty if minor daughter is not given to A. In marriage, this agreement is in opposed to public policy and not enforceable. कि लड़की के बदले 1000 रुपया मिलेगा और लड़की नहीं दी तो 1000 रुपया तेरे को वापस करना पड़ेगा। तो एक माइनर को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो एक तरह से शादी में, तो वो सब चीजें भी आपकी जो है पब्लिक नीति के हिसाब से सामाजिक तौर पे गैर कानूनी मानी जाती हैं, तो ये भी गलत होंगी। नेक्स्ट आपका आता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू वेजर। वेजर होता है शर्त, वेजर लिख लेना शर्त। ठीक है, कोई मैचेस चल रहे हैं अभी नहीं चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वगैरह के, या हो गए आईपीएल सारे? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भाई। इंडिया अगर जीतेगी तो ये तो मेरे साथ कौन शर्त लगा रहा है? ऋषभ तुम लगा लो चलो मेरे साथ शर्त। तुम क्या कहते हो, इंडिया जीतेगी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? ठीक है, तुम कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, मैं कह रही हूँ इंडिया जीतेगी। अगर इंडिया जीती तो तुम मुझे 2000 रुपये पेटीएम कर देना, और ऑस्ट्रेलिया जीती तो मैं तुम्हें 2000 रुपये पेटीएम कर दूंगी। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है कि इनवैलिड है? दिल नहीं कर रहा बोलने का, इनवैलिड। चलो, तो वेजर शर्त जो होती है वो इनवैलिड होती है। वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये अंडरलाइन कर लेना, 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाएगी। वेजर इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन promise to pay another the money on the happening of an uncertain future event and the person promises to pay on the non happening of an event। तो दो लोग आपस में शर्त लगा के बैठे हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे पैसे दूंगा और ऐसा नहीं हुआ तो तू मुझे पैसे देगा। ये 1 मार्कर में याद रखिएगा। देयर इज अ रेसिप्रोकल। हाँ, इट इज अनलॉफुल है, ये अनलॉफुल में मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपने कर लिया पर ये गैर कानूनी है, बेटिंग ही तो हो गई। ठीक है, देयर इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस इन्वॉल्व्ड इन अ वेजर। इसमें दोनों तरीके से दोनों लेवल पे बंदे प्रॉमिस करते हैं। तुम मुझसे वादा कर रहे हो, अगर तुम हारे तो तुम दोगे, और मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि मैं हारी तो मैं तुम्हें दूंगी, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। वेजर इज लाइक अ बेट वेयर द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट इज द कंडीशन ऑन विच प्रॉमिस डिपेंड।
कि जो चीज आगे होने वाली है हमें उसका पता नहीं है, और उसके होने ना होने पे ही वो शर्त निर्भर करती है। समझ में आया? तो इसका एग्जाम्पल भी यही कोट किया है कि ए कहता है बी को 1000 रुपए दूंगा अगर इंडिया जीत गई, और अब बी कहता है अगर इंडिया नहीं जीती तो मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा। ये जो है वेजर है और ये वॉइड है। वॉइड मतलब कैंसल आउट, खत्म। अब हम आते हैं कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। कंटिजेंट होता है कंडीशनल। तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो हम ये डील नहीं करेंगे। तो contingent contract is also called conditional contract. It is a contract to do something or non and not to do something on the happening or non happening of an event which is collateral to the contract. तो उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक चीज पे निर्भर करता है, पर वो चीज अभी जो है थोड़ी सी अनक्लियर है, वो चीज होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल कोट करूंगी, बेटर अंडरस्टैंड होगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स अंटिल द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस। जब तक वो चीज हो नहीं जाती तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकते। इफ द अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो बिकम्स वॉइड। अगर वो जो चीज आपकी होनी थी वो होना ही कैंसिल हो जाता तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे पूनम है, पूनम और सिद्धार्थ। पूनम की एक प्रॉपर्टी है जिसमें सिद्धार्थ को बहुत इंटरेस्ट है। सिद्धार्थ कह रहा है कि पूनम मुझे ये प्रॉपर्टी बेच दो, पर पूनम कह रही है कि मेरी तो इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी केस चल रहा है मेरी कजन के साथ, अतुल के साथ, और जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता मैं तुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेच सकती। तो जैसे ही ये केस फ्री होगा और मैं जीत जाऊंगी तो मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें बेच दूंगी। अब इसके अंदर क्या हो सकता है अतुल केस जीत जाए और ये प्रॉपर्टी अतुल की हो जाए, तो पूनम सिद्धार्थ को प्रॉपर्टी नहीं बेच पाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि वो जो कोलैटरल था, वो जो सर्टेन फ्यूचर था, वो मेरे हाथ से निकल गया, मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। समझ में आया? क्लियर हुआ कुछ कुछ? Then it might have been a conditional contract, क्योंकि उसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। वो मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है ना। रेसिप्रोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शर्त हमेशा दो तरफा ही होती है, वो एक तरफा शर्त कभी होती ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सिद्धार्थ गुड़गांव से, ठीक है। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेजर एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पेपर में 3 मार्क्स का टॉपिक आने वाला है। अब हमने मोटी मोटी चीज पढ़ी, दोनों के अंदर सेम सेम बातें हैं, दोनों के अंदर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात। वॉइस क्रैक हो रही है, आगे बढ़े। क्रैक हो, अभी दोबारा बताती हूँ, दोबारा बताती हूँ। सबसे पहले वेजर और आपका जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के अंदर फ्यूचर में होने वाली चीज पे सारी बात आगे डिपेंड हो रही है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसके ऊपर हमारा अभी का कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है ना। पर वेजर और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वेजर तो हमने शुरू से बोल दिया कि इनवैलिड है, शर्तों को तो हम मान ही नहीं रहे, लॉटरी शर्तें ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं लीगली। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वैलिड होते हैं, ठीक है। कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, वेजर में हमेशा रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, ये हुआ तो मैं तुझे ये दूंगा, और ये नहीं हुआ तो मैं तुझे, तू मुझे ये देगा, ठीक है। तो आपका वेजर के अंदर दोनों साइड एक दूसरे से कुछ ना कुछ वादा करके बैठी हुई होती हैं, पर कंटिजेंट के अंदर एक साइड वादा करती है, दोनों साइड्स वादा नहीं करती। कि मैंने सिद्धार्थ से वादा कर रखा है कि मेरी प्रॉपर्टी को मैं जीतते साथ ही तुझे बेच दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से वादा है, सिद्धार्थ ने कोई वादा नहीं करा हुआ कि हाँ जी मैं भी बेच दूंगा अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें, तुम नहीं बेच पाए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा तुम्हें, ऐसा हमारा कोई वादा नहीं हो रखा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं है। देन वेजर के अंदर थर्ड पार्टीज डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन वेजर। तो जब शर्त लगी होती है, तो जिन दो लोगों के बीच में शर्त लगी हुई है, पूनम और ऋषभ के बीच में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, तो इसके अंदर इंटरेस्ट भी पूनम और ऋषभ का ही है, इसमें किसी और का कोई इंटरेस्ट, कनिका वनिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ ऋषभ और पूनम की डीलिंग है, ठीक है।
वहीं पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी का भी लेना देना हो सकता है। जैसे मेरा और सिद्धार्थ का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता अगर वो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती, पर बीच में फायदा कौन उठा गया? अतुल उठा गया। तो अतुल इज अ थर्ड पर्सन हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस, दो नॉट डायरेक्टली। समझ में आया? तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है। वेजर इज कंटीजेंट इन नेचर, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेवर वेजरिंग। तो वेजरिंग जो है वो कंडीशनल हो सकते हैं, पर कंडीशनल कभी वेजर नहीं होते। ये 1 मार्क में एज इट इज याद करना। कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे आप पूछो। कनिका तुम क्या कह रहे थे कि हाँ उसमें रेसिप्रोकल नहीं होता तो फिर वो कंडीशनल में काउंट हो जाता, हो सकता था इन अ वे। पढ़ लो, किसी को कोई एक्टिविटी। हर वो मामला, हर वो कॉन्ट्रैक्ट, भले ही वो माइनर के साथ हुआ, मेजर के साथ हुआ, किसी के साथ भी हो, आप उसे कोर्ट में लेके जा सकते हो। ठीक है? तो हर कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में ले जाया जा सकता है, कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। नहीं, अगर आप लेके भी जा रहे हो तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा, देखेगा, और कोर्ट फिर बोल देगा कि हाँ ये वेजर है, हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आप एक बार कोई केस लेके जा सकते हो, अगर लेके जाना चाहो तो कोर्ट आगे डिसाइड करके आपको मना कर देगा कि ये नहीं है मामला। कोर्ट में आप प्रेजेंट कर सकते हो आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो, बाकी कोर्ट डांट के भगा देगा और वो बात अलग है। ठीक है? इसमें पढ़ो, किसी को कोई डाउट टिल नाउ? वेजेस जो है, कंटीजेंट का मतलब होता है कंडीशनल, सिचुएशनल। कंटीजेंट का मतलब होता है सिचुएशनल। तो आपके जो वेजर होते हैं वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं। ठीक है? तो आपका वेजर जो है, आपकी शर्त किसी सिचुएशन के ऊपर बेस करेगी कि ये सिचुएशन पूरी हुई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पर कंटीजेंट जो होता है सिचुएशनल, जरूरी नहीं कि हर बार शर्त हो। तो शर्त किसी ना किसी सिचुएशन पे आधारित हो सकती है, पर सिचुएशन के पीछे हर बार कोई शर्त हो जरूरी नहीं है। मतलब कि मेरी सिचुएशन ये थी कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिले तो मैं आगे सिद्धार्थ को बेचूं, पर इसमें कोई शर्त नहीं थी। ठीक है? बट मेरा और ऋषभ का जो आपस में डीलिंग हो रखा था उसके अंदर ये सिचुएशन डिपेंड करती थी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतेगी या इंडिया पाकिस्तान का मैच हारेगी। ठीक है? तो वेजर के हमेशा वेजर या शर्त इज ऑलवेज बैक्ड बाय द सिचुएशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम सिचुएशन इज बैक्ड बाय द वेजर, बाय अ शर्त। हर सिचुएशन के पीछे शर्त लगी हो जरूरी नहीं है। समझ आया? ठीक है। चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना, कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होना। अब टर्मिनेशन होना, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का खत्म होने को आप डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है? ये मैं बताती हूँ, कौन रीड करेगा? रुक जाओ। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ड्यूटीज होती हैं जो फुलफिल करनी होती हैं दोनों पार्टीज की। जब वो चीजें पूरी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। डिस्चार्ज की डेफिनेशन 1 मार्क की कर लेना। डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया है, वो पूरा हो गया, वो खत्म हो गया है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से खत्म हो सकता है? बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप अपना अपनी डीलिंग पूरी कर दो, आपने मुझे पैसे दे दिए, मैंने आपको पढ़ा दिया, पेपर दिलवा दिए। डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट काम करने से पूरा, हमने काम पूरा पूरा कर दिया दोनों साइड से और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, आप अपने एग्रीमेंट के अंदर कुछ कुछ ऐसे चेंजेस ले आते हो जिससे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चेंज हो जाता है समवट, और आप नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप लायक ही नहीं रहते उस काम को करने के, कुछ ऐसा हो जाता है कि वो काम आप नहीं कर पा रहे हो। लैप्स ऑफ टाइम, करना आज था 1 साल बाद कर रहे हो। पूरा एक्सप्लेन डिटेल अभी बताऊंगी। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ कानूनी ऐसा बन गया कि अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर सकते हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने धोखा दे दिया। इन सब चीजों के तहत आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है? डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अब हम सबसे पहले करते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये आपसे सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस मतलब हमने जो वादा किया था अपने कॉन्ट्रैक्ट में वो पूरा कर दिया, तुमने मुझे इतने पैसे दे दिए, मैंने तुम्हें ये चीज़ दे दी,
हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, दिस इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर इलस्ट्रेशन दिया कि ए ने जो है बी को 10,000 रुपए में अपना डाइनिंग सेट देना था, बी ने 10,000 रुपए दे दिए, ए ने अपना डाइनिंग सेट दे दिया, काम पूरा हो गया, परफॉर्मेंस आपका पूरा हो गया, डिस्चार्ज हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। देन होता है डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट। आप अपने अग्रीमेंट के साथ जब छेड़छाड़ करते हो, उसकी वजह से आए हुए एग्रीमेंट में चेंजेस की वजह से पुराना एग्रीमेंट आपका चेंज हो जाता है, उसमें खराबी आ उसमें सॉरी उसमें बदलाव आ जाता है, उसकी वजह से आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज और बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं, और आप नए लेवल के कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हो, योर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स टर्मिनेटेड। तो ये किस किस प्रकार हो सकता है, ये 1 मार्कर के लिए आपको आ सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है। सबसे पहले नोवेशन। नोवेशन, नोवा का मतलब ही होता है न्यू, ठीक है। तो व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, योर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स टर्मिनेटेड, इट बिकम्स डिस्चार्ज। तो नोवा के साथ वर्ड मार्क कर लेना, कीवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे न्यू कॉन्ट्रैक्ट। पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा कि व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूट फॉर एन ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज दिस, ठीक है, उसका सब टाइप बताओ, उसका टाइप बताओ, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है जी। पहले तुम डिस्चार्ज बाय अग्रीमेंट और कंसेंट लिखोगे, और उसके अंदर सब टाइप पूछ लिया है, या अपना क्लियरली दिखाने के लिए जो है, या पूछ लेंगे विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कंसेंट इट इज, तो आपको इस तरह से लिखना है। अदरवाइज आप डिस्चार्ज ऑफ अग्रीमेंट फिर ब्रैकेट में लिख देना नोवेशन। एग्जाम्पल्स देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये सारे उनकी वो लिख देना, लाबोरेशन, ठीक है। रेसिशन का मतलब होता है कैंसिल। जब सर्टेन आप चीजें कॉन्ट्रैक्ट में से या सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हो, उसे रेसिशन कहते हैं। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, मॉडिफाई, चेंज करना। तो आप जब सर्टेन पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर देते हो, चेंज कर देते हो, कीवर्ड है मॉडिफाई, उसे आप ऑल्टरेशन कहते हो, विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ पार्टीज, दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। रेमिशन का मतलब होता है लेसर, ठीक है। रेमिशन का मतलब यहाँ पे याद रखना, लेसर फुलफिलमेंट, कि मेरे को आपको इतना अमाउंट पे करना था, अब मैं आपको इतना नहीं, 10,000 नहीं, 8,000 पे करूंगी, ठीक है। तो रेमिशन का मतलब है कि जब आप कंप्लीट टर्म्स ना मान के थोड़े लेसर फुलफिलमेंट करते हो, कि मैंने आपको 10 किलो देना था, मैं 10 नहीं 9 किलो दूंगा, ठीक है। तो रेमिशन में आप लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस करते हो। वेवर में हटा देना, वेवर का मतलब है अबैंडन, कीवर्ड है यहाँ पे अबैंडन टू देयर म्यूचुअल राइट्स, जिसमें एक दूसरे को पूरा पूरा वेव ऑफ कर देते हैं, दोनों के राइट्स को ही खत्म कर देते हैं। मर्जर, जब 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट या 2 3 आपकी जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, उनको आपस में मर्ज कर देते हैं, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही आपस में मर्ज करके एक और नया कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसे जो है मर्जर कहते हैं। तो कीवर्ड याद रखना, नोवेशन का न्यू, रेसिशन का कैंसल, ऑल्टरेशन का ऑल्टर और मॉडिफाइड, रेमिशन का लेसर फुलफिलमेंट, वेवर का अबैंडन देयर म्यूचुअल राइट्स, मर्जर का है मर्ज इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। ये कीवर्ड्स याद रखिएगा प्लीज। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? आगे बढ़ू? कोई बोल ही नहीं रहा, आगे बढ़ू? आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ू? कनिका? नहीं, आगे नहीं बढ़ू? ओके, ठीक है। अब मुझे आंसर बताना। ए और बी का एग्रीमेंट हुआ फॉर बाइंग सर्टेन मशीन पार्ट्स फॉर देयर प्रोजेक्ट। बिफोर द अग्रीमेंट एंड्स, ए एंड बी जो है वो सर्टेन टर्म्स को अग्रीमेंट की चेंज कर देते हैं, ठीक है, एंड इंक्लूड दोज इन द अग्रीमेंट, ठीक है, वो कुछ चीजें चेंज कर देते हैं। तो बताओ ये किस तरीके का डिस्चार्ज ऑफ अग्रीमेंट है? सर्टेन, ऑल्टरेशन, सर्टेन पार्ट को आपने चेंज, ठीक है, तो ये मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, इस तरह से भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर है। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं कर सकते हो, तो परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम इम्पॉसिबल विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार सामने वाली पार्टीज को ही नहीं पता होता या आपको खुद को भी नहीं पता होता जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। इट कैन ऑल्सो बिकम इम्पॉसिबल सब्सिक्वेंटली आफ्टर द पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ऐसी स्थिति हो सकती है कि वो चीज नष्ट हो जाए या कुछ हो जाए कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। इट कैन ऑल्सो हैपन बाय द सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जिसको आप टाल नहीं सकते। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिस चीज के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो चीज ही खत्म हो गई। डेथ और इनकैपेसिटी, ठीक है, आपने किसी का डील करा, दोनों पार्टीज में से किसी एक की डेथ हो गई जी, अब पार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग दैट हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने की बात करी पर वो प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, वो है ही नहीं चीज, किसको खरीद बेचने की बात कर रहे हो, तो वो नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकती है। लड़ाई छिड़ गई, कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, या फिर कानून में कुछ चेंजेस आ गए कि आप यहाँ पे इस स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी अब नहीं खरीद सकते, या नया कानून आ गया है, तो ये सब चीजों की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं की वहीं अधूरे रह जाएंगे। इतना समझ में आया। हो सकता है कि आपने चाइना वाले के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, चाइना से कोई मशीन मंगानी थी, आपने पैसे देके, कोरोना वायरस हो गया, लॉकडाउन लग गया पूरी दुनिया में, और चाइना को बॉयकॉट कर दिया, चाइना से कोई सामान कहीं पे भी इंडिया में नहीं आएगा, तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर जाएगा। समझ आया। ठीक है, वैसे ये ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी आ सकता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ और इम्पॉसिबिलिटी काफी मैचिंग है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट हम इसके अंदर इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एक्स ने वाई को बोला कि मैं जो हूँ अपनी गाड़ी तुझे 1 लाख रुपए में दे दूंगा 2 महीने बाद। एक हफ्ते बाद एक्स का एक्सीडेंट हो गया और कार जो है पूरी तरह से खत्म हो गई, और ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंडर जो है पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, कोर्ट में प्रूफ कर दो, पॉसिबिलिटी तो हो ही गई, वो कार तो नहीं मिलेगी अब, बट आप ये प्रूफ कर सकते हो कि ये धोखा दिया गया है मुझे, आप उसके डैमेजेस ले सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं चीटिंग, एक्सेप्टेंस हो गई थी, ठीक है, एंड आपने जानबूझ के दिया, जानबूझ के कार खत्म कर दी, अब वो जानबूझ के चीज को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। होता है ना, अभी पढ़ेंगे हम डैमेजेस, जैसे इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस हैं। आई डोंट थिंक सो, बट हाँ, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिख दिया कि किसी भी हाल में जो है ये होगा, अगर कोई वॉर भी हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो हम करेंगे कंपनसेट, तो ये हो सकता है। जैसे कि पहले लोग गाड़ी खरीदते थे, ठीक है, तो गाड़ी खरीदते थे तो लोग पहाड़ों पे लेके जा रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, तो वहां पे लैंडस्लाइड्स के अंदर गाड़ियां खराब हो जाती थी, खत्म हो जाती थी गाड़ियां। ठीक है, तो जब ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते थे कि हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है और हमारी गाड़ी जो है पहाड़ के नीचे आ गई, पहाड़ से गिर गई, हमें इंश्योरेंस का पैसा दो, तो वो कहते थे कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा है कि हम आपको जो है नेचुरल कॉजेज की वजह से पैसे देंगे, नेचुरल कॉजेज का कहीं पे हमारा पॉइंटर नहीं है। बट लेटर ऑन इनके ऊपर केसेस हुए, काफी चीजें बनी, एंड अब बकायदा ये एक पॉइंटर लिखा जाता है कि नेचुरल कॉज की वजह से अगर आपका कोई नुकसान हो रहा है तो हम आपको उसके अंदर पेमेंट देंगे। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबिलिटी भी हो गई तो भी आप मुझे डैमेजेस पे करोगे, अगर जो है लैप्स ऑफ टाइम हो गया, लैप्स ऑफ टाइम के अंदर भी डैमेजेस पे होते हैं। ठीक है, कि आपने मेरे को जो है मैम इस साल पढ़ाना था पर आप मुझे अगले साल आ गए हो पढ़ाने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट का वो पैसे मांग सकते हो। तो यहाँ पे कई जगहों पे आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट खुद ही चेंज कर दिया या कुछ भी है, उसके अंदर अगर आपने लिखा हुआ है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी कोई चेंज आता है चाहे म्यूचुअली भी है, उसका आप सू कर सकते हो, कब कर सकते हो, तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे मैटर करता है कि आपने ऐसा कोई पॉइंटर ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। समझ आया कुछ। ठीक है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कनिका बहुत अच्छा गाना गाती थी, मैंने उसे कहा कि जो है 14 नवंबर है, जो है चिल्ड्रंस डे है, हमारे सेंटर का फाउंडर्स डे है, कनिका आके गाना गाएगी और उसके बदले हम उसे 1 लाख रुपया देंगे।
कनिका ने कहा एडवांस पेमेंट लूंगी, और कनिका ने 1 लाख रुपया ले लिया, और कनिका 14 तारीख को नहीं आई, 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को आई, ठीक है, तो क्या कनिका मैं सू कर सकती हूँ? कनिका, ठीक है, दैट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। जिस समय पे जो चीज होनी चाहिए थी उस समय पे वो चीज नहीं हुई। टाइम इज वेरी सिग्निफिकेंट व्हाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट, अंडरलाइन कर लेना लिमिटेशन एक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम कॉल्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 1 मार्कर, ठीक है। इस समय के अंदर अंदर जो 14 नवंबर की तारीख थी वो क्या थी? पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 1 मार्कर। अगर उस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर कार्य नहीं हुआ and the other party does not resort to any action within the limitation period, then he deprives of his remedy। और अगर आपने जो है लिमिटेड पीरियड के अंदर भी आपने जो है वो नहीं करा, रेमेडी के लिए वो नहीं करा, अप्लाई नहीं करा, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है लैप्स ऑफ टाइम में डिस्चार्ज माना जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि कनिका अगर मेरे साथ कोई इस तरीके का ब्रीच करती है या फिर अपना काम पूरा नहीं करती है, और मैं अगर 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट जा सकती हूँ, अगर मैं 15 दिन के बाद गई तो वो जो है मेरा केस नहीं लेगा कोर्ट। जैसे आपके कंज्यूमर कोर्ट्स भी होते हैं, अगर आपके साथ लेट्स सपोज कोई खराब प्रोडक्ट आपने खरीदा, आप लोअर कोर्ट में गए, लोअर कोर्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके आंसर से, तो आप सीनियर कोर्ट में जाना चाहते हो, तो आप विद इन 1 मंथ जा सकते हो। अगर आप 1 महीने के बाद जा रहे हो तो आपका केस नहीं लिया जाएगा। उस समय को भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहा जाता है, उस समय को ही एक्चुअली में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहा जाता है। कितने टाइम के अंदर अंदर ही आप कोर्ट जा सकते हो, इसके बाद गए तो आपका केस नहीं लेंगे। समझ आया? Discharge by operation of law. The following are the instances where a contract get discharged by operation of law. अब क्या हुआ, ऑपरेशन ऑफ लॉ और इम्पॉसिबिलिटी काफी मैच करता है। डेथ ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, इंसॉल्वेंसी, पैसे ही नहीं रहे मेरे को, आपसे कुछ खरीदना था प्रॉपर्टी, मेरे पास पैसे नहीं रहे, मर्जर हो गया, या अनऑथराइज ऑल्टरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, आपने बिना बताए कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये सब डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में आते हैं। इसका इन्होंने कोई एग्जाम्पल कोट नहीं करा, इसको एज इट इज याद करके लिख देना। अब डाउट आ जाएगा अगर पेपर में आपसे पूछ लेते कि डेथ जो है वो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी है और डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी है, और 1 मार्कर का आइडेंटिफाई करने के लिए आ गया, तो आप ईदर नेम्स लिखेंगे, दोनों में से कोई भी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई ऐसे नंबर देती है। समझ आया? हाँ, बात करते रहा करो मुझसे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, धोखा, अंडरलाइन कर लेना ब्रीच की डेफिनेशन। ब्रीच मीन फेलियर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन बाय अ पार्टी, जब आप अपना वादा नहीं निभाते। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म एज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन ड्यू टू व्हिच द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स ब्रोकन, द पर्सन हु सफर्स बिकॉज ऑफ द ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पनसेशन और डैमेजेस फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रीच। जिसने धोखा दिया उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे जिसको धोखा मिला है उसको, ठीक है। तो जो कॉम्पनसेशन पे करते हैं ब्रीच के बदलों से डैमेजेस कहते हैं, 1 मार्क में याद रखना। ए ने कहा, ये पेपर में आया हुआ है बोर्ड्स में क्वेश्चन, ए ने बी को वादा किया कि 20 लीटर तेल देगा 1 जून 2014 को। 1 जून 2014 को ए ने जो है तेल सप्लाई नहीं करा, ए ने धोखा दिया। और सपोज, ये तो ए ने धोखा दिया, अब सेकंड सिचुएशन आपको दे रखी है, सपोज ए ने जो है तेल तो दिया और बी ने लेने से मना कर दिया। अब यहाँ पे किसकी गलती है? जल्दी खत्म कर रही हूँ, थको मत। बी की गलती है कि बी ने लेने से मना कर दिया। इस केस के अंदर बी कॉम्पनसेशन भरेगा, डैमेजेस भरेगा ए को। तो पहले वाले में ए की गलती थी कि उसने चीज दी नहीं, सेकंड वाले में बी की गलती थी, उसको चीज तो मिली, उसने ली नहीं। डैमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आने वाला है पेपर में। Damages remedy is a means given by law for the enforcement of the right of a person. A common remedy for the breach of contract is awarding damages of the affected party. अगर आपने धोखाधड़ी करी है, उस धोखाधड़ी की सबसे बेस्ट रेमेडी है डैमेजेस को पे करना। डैमेजेस वर्ड याद रखना। Monetary compensation is given to the affected party for the loss of injury caused to him due to the breach is called damages। ये 1 मार्क की डेफिनेशन है। जब आप अपने धोखा देने के बदले पैसे देते हो एज अ रेमेडी, उससे डैमेजेस बोलते हैं। डैमेजेस के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, ये भी 1 मार्क का आ जाएगा कि डिफाइन डैमेजेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डैमेजेस।
The objectives of awarding damages by the court is to put the injured party in the same position as it would have been if the contract had not been breached. तो जितने का धोखा हुआ, अगर धोखा ना होता, पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता, तो किसके हाथ में क्या चीज कितने रुपए की होती, उस चीज को एज इट इज इक्वल आउट करने के लिए डैमेजेस पे किए जाते हैं। मतलब कि अगर ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ए ने अगर नॉर्मली तरीके से पहली सिचुएशन में 1 जून 2014 को वो 20 लीटर तेल दिया होता, तो बी के हाथ में 10,000 रुपए का तेल होता, ठीक है, या 20,000 रुपए का तेल होता 1 जून को, तो वही 20,000 रुपए की चीज उसके हाथ में रखना जरूरी है, 20,000 उस बी को पकड़ाना बहुत जरूरी है। तो हम इसलिए देते हैं ताकि इवन आउट हो जाए। जो सिचुएशन आपकी नॉर्मल तरीके से इंस्टेंस में चलती है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम डैमेजेस पे करते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बताओ, दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, समझ में आया? दिस इज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 मार्कर। ये जो डैमेजेस पे करने की स्थिति है, जहाँ पे आप इवन आउट करते हो दोनों पार्टीज का, जिसने जिसको नुकसान किया उसको बराबर करते हो, उससे रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। 1 मार्क। The basis of doctrine is awarding damages for the pecuniary loss. Pecuniary होता है financial loss incurred by the parties to the contract. जिसको भी पैसे का घाटा लगा, उसके घाटे को बराबर करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन बनाया गया है, डैमेजेस पे किए जाते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन भी पेपर में आया हुआ है। ए ने बी को 40 बैग्स ऑफ राइस देने थे 20,000 रुपए में 15 तारीख को। 15 तारीख को 40 में से 20 किलो 20 बैग तो वो ले आया, 20 बैग नहीं लाया, ठीक है, या 30 बैग ले आया, 10 बैग नहीं लाया, तो जो बी है वो कितने बैग्स के लिए केस डालेगा? ऑप्शन है 30, ऑप्शन है 10, ऑप्शन है 40। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करा है, क्वेश्चन सुनना। ए ने बी को 20 बैग देने थे, 40 बैग देने थे, ठीक है। ए ने बी को 40 बैग देने थे, ठीक है, पर ए ने बी को 30 बैग दिए, 10 बैग नहीं दिए। अब आप कितने का केस कर सकता है बी ए पे? 40 बैग का, 30 बैग का, या 10? 10 का कर, 10 का कर सकता है, जितना नहीं आया है। समझ में आया? ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके पीछे के क्वेश्चंस एक बार देखना, जो क्लियर ना हो मुझसे पूछना। इसके अलावा कल जो है चैप्टर 5 का टेस्ट है, 2:30 स्टार्ट करूंगी, 4 बजे तक खत्म होएगा, ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। जिस जिसने टेस्ट देना हो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। पुराने बच्चों ने तो देना ही देना है, नए बच्चे में किसी का मन हो तो दे देना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। पुराने सारे बच्चे, नंदनी आपका होगा, ठीक है, अनुष्का आपका भी होगा, ठीक है। तैयारी कर लोगे अनुष्का, नंदनी? ठीक है अनुष्का, तुमने कुछ बात की थी मुझसे? हाँ, एक सेकेंड। नमस्कार, हैप्पी बर्थडे। आप ऊपर जाओ, टेस्ट दो, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ सर, ऊपर। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चे? क्या हुआ? 3:30 तुम्हारी क्लास होती है, चलो मैं देख के बता देती हूँ, या तुम्हारा अलग से ले लूंगी टेस्ट, सेंटर तो मैं ही जाती हूँ, ठीक है, मैं बता दूँ, ठीक है। चलो, कल 30 मार्क्स का टेस्ट होगा, ठीक है। बाय। हाँ, तुम बाद में। चलो, ओके। मंडे को क्लास होगी अब 3 बजे। ओके, बाय।